Dear students, subject physics, class 11th, myself D.K. Salgotra, your physics teacher. Today we are going to start chapter number 2 of unit 1. The name of chapter is Units and Measurement. Our first topic is need for measurement. मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? फॉर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फिजिकल फिनोमिना, अगर आप किसी भी फिजिकल फिनोमिने को प्रिसाइजली बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो उस फिजिकल फिनोमिने में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं उनकी मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होती है. जैसे एक यही फिजिकल फिनोमिना हम लोग समझ लेते हैं. मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मैंने छोड़ दिया तो ये नीचे गिर गया. ये एक सिंपल सा नेचुरल फिनोमिना. इस नेचुरल फिनोमिने में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होती हैं? जैसे ये पेन नीचे जा रहा है, क्या ये सेम स्पीड से नीचे जाएगा? ये नीचे आया ही क्यों? किसने इसको अपनी तरफ खींचा और किस फोर्स से खींचा? ये पेन को नीचे गिरने में टाइम कितना लगा? ये पेन कितनी स्पीड के साथ नीचे गिरा? ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं. क्या ये पेन का गिरना इस पेन के मास के ऊपर डिपेंड करता है? मास भी आ गया इसमें, टाइम भी आ गया इसमें, स्पीड भी आ गई इसमें, ठीक है, और फोर्स भी आ गई इसमें. तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज इस सिंपल से फिनोमिने में इन्वॉल्व है. अगर आप इस सिंपल फिनोमिने को ही बहुत बारीकी से समझना चाहते हो तो आपको उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को जो इस फिजिकल फिनोमिने में इन्वॉल्व है उनको मेजर करने की ज़रूरत है. दिस इज द नीड फॉर मेजरमेंट. इन ऑलमोस्ट एवरी फिजिकल सिचुएशन हम ये रियलाइज करते हैं कि हमें उस फिजिकल सिचुएशन को समझने के लिए प्रिसाइसली उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को की मेजरमेंट करने की नीड है, ज़रूरत है. ठीक है, अब जो मैंने एग्जाम्पल बोली है उसको भी मैं बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप भी एग्जाम्पल में ही उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लो. ठीक है, इसको पहले आपने लिखना है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, फिर इसके बाद जो मैं एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ वो आप नोट कर लेना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एवरी बॉडी फॉल डाउन टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन फ्री. जब किसी बॉडी को हम फ्री छोड़ देते हैं तो वो अर्थ के सरफेस की ओर ही गिरती है. इस फिनोमिने को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि बॉडी गिरी क्यों, कितनी वेलोसिटी से गिरी, कितना टाइम लगा उसको सरफेस के ऊपर पहुंचने में, क्या ये टाइम मास के ऊपर डिपेंड करता है बॉडी के, एंड सो ऑन. ऐसे कई क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे. अब इस सिंपल से फिनोमिने को समझने के लिए जो मेजरमेंट होगी डिस्टेंस की, टाइम की, मास की, ये बहुत असेंशियल है. दिस इज द नीड फॉर मेजरमेंट. ओके, लॉर्ड केल्विन कहते हैं जब आप मेजर कर सकते हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो और उसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर देते हो. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि पेन का गिरना ये एक सिंपल नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन इस फिनोमिने को समझने के लिए अगर हम किसी से बात करेंगे कि मुझे इसके बारे में पूरा कुछ पता है, तो इसमें इन्वॉल्व जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, डिस्टेंस, टाइम, मास, इन सभी को नंबर्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. और नंबर को नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए आपको उनकी मेजरमेंट करनी पड़ेगी. ठीक है, यही लॉर्ड केल्विन ने रिमार्क किया है. जब आप मेजर कर सकते हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो
और उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर देते हो तो आप उसके बारे में कुछ जानते हो, यू नो समथिंग अबाउट इट। बट अगर आप उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपकी नॉलेज इज ऑफ मीगर एंड अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड। मीगर का यहाँ मीनिंग होता है लैकिंग ऑफ समथिंग। इसका ये मीगर का मतलब होता है लैकिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, आपकी नॉलेज जो है मीगर होगी या और अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड की होगी अगर आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब सिंपल बात यही बोल रहे हैं कि अगर आपने मेजरमेंट नहीं की किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो किसी फिजिकल फिनोमिने में इन्वॉल्व है, तो आप उस फिनोमिने के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, अब आपको समझ आया कि हम मेजरमेंट क्यों करते हैं। सिंपल वर्ड में अगर बोलना हो, अगर एक ही लाइन में बोलना हो कि व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट, तो सिंपल एक लाइन में आएगा, टू अंडरस्टैंड द फिजिकल फिनोमिना वी हैव टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन दैट फिजिकल फिनोमिना। ठीक है, फिर एक ही लाइन में जी आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशंस आती है। फिजिकल क्वांटिटी, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिस क्वांटिटी को आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो और जिसकी टर्म में फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दोबारा से, वो क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर किया जा सके और जिसकी टर्म में सारे फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, ये सारा कुछ। ठीक है, अब ये दो तरह की होती हैं। दो तरह की कौन कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है किन्हीं और फिजिकल क्वांटिटी के, और जिसको किन्हीं और फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में डिफाइन नहीं किया जा सकता। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, एंड आर नॉट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ये ना तो एक दूसरे से भी डिराइव नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, और ये दूसरी क्वांटिटीज की टर्म में डिफाइन भी नहीं होती, जैसे मास। ठीक है, मास को अगर डिफाइन करना हो तो हम बोलते हैं द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, लेकिन मास को डिफाइन करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का यूज नहीं हुआ। वैसे ही लेंथ, ठीक है, टाइम, इसको भी डिफाइन करने में कोई फिजिकल क्वांटिटी का यूज नहीं होता। इन फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। आगे आती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से डिराइव कर लेते हैं, उनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे स्पीड, स्पीड को हम लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके डिफाइन कर देते हैं। सिमिलरली एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे किन्हीं और फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में ये डिफाइन होती हैं, इसीलिए इनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मेजरिंग प्रोसेस। एक्चुअली मेजरिंग प्रोसेस होता क्या है? जैसे मैं बाजार जाता हूँ तो मैंने सब्जी खरीदनी थी, मैंने वहाँ पर जाके बोला कि भैया मुझे 2 किलो आलू दे दो। ठीक है, उसने क्या किया कि अपनी जो बैलेंस है उसमें एक साइड पे उसने 2 किलो का जो उसका यूनिट था वो रखा और दूसरी तरफ आलूओं को डालता गया। तब तक डालता गया जब तक बैलेंस की जो नॉब होती है ऊपर वो सेंटर पे नहीं आ गई। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको उसने एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया। ठीक है, और ये जानने के लिए कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है वो कितने टाइम्स है,
ठीक है। जैसे मैंने कहा द फिजिकल क्वांटिटी इज मास ऑफ आलू, ठीक है, मास ऑफ पोटैटो, और जो उसका मास है उसको मैंने किसके साथ कंपेयर किया, 2 किलोग्राम, ठीक है। मतलब किलोग्राम हो गया एक स्टैंडर्ड जिसके आधार पे उसने उन पोटैटोस के मास को मेजर करना था, ठीक है। अब देखो 2 और किलोग्राम दो पार्ट हुए, तो फिजिकल क्वांटिटी इसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए फिर, जैसे मैंने लेंथ ऑफ पेन यहां पर लिखा है 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पेन इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड 12 इज नंबर एंड सेंटीमीटर इज यूनिट। तो हमने क्या किया, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया एक स्टैंडर्ड के साथ जो हमने चूज किया है, और ये जानने के लिए कि वो स्टैंडर्ड उस फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स है। यहाँ पर कितने टाइम आ रहा है सेंटीमीटर, 12 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो फिर मेजरिंग प्रोसेस क्या हुआ, इट इज द कंपैरिजन प्रोसेस। ये कंपैरिजन प्रोसेस है, कंपेयर कर रहे हैं, इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड, जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी को हमने कंपेयर किया विद द क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ये सेंटीमीटर लेंथ के ही यूनिट है, सेम काइंड के होते हैं। जैसे आपने लेंथ को मेजर करना तो आपको लेंथ ही चाहिए, जैसे स्केल इज ए लेंथ, ठीक है। उसके लिए आप एक किलोग्राम का पत्थर तो नहीं यूज करोगे ना लेंथ को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा द क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड टेकन एज स्टैंडर्ड, जिसको हमने स्टैंडर्ड लिया, ठीक है। इस क्वांटिटी को जो इसकी तरह की ही है जिसको हमने एक स्टैंडर्ड लिया, ये जानने के लिए टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द गिवन स्टैंडर्ड, ये गिवन स्टैंडर्ड कितने टाइम्स है इस फिजिकल क्वांटिटी में, लेंथ ऑफ पेन में, क्लियर। मतलब it is the comparison process in which a physical quantity is compared with the quantity of same kind chosen as standard, taken as standard, to know to find out how many times this standard is contained in this physical quantity। यहाँ पर कितने टाइम्स आ रहा है, 12 टाइम। तो फिर जनरली हम क्या लिख सकते हैं, जनरली हम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसे लिखते हैं, द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, मल्टीप्लाई यूनिट, यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ऐसे ही लिखते हैं, आप सभी जानते हो, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मैंने क्यू के साथ डिनोट कर लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने एन के साथ, और ये यूनिट को यू के साथ डिनोट किया, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड हमने चूज किया है, इसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट, ठीक है। द गिवन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। क्लियर हो गया आपको। अब थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं। पहले इसको आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लो, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं ये पेन इतना है, ठीक है। अगर इसको मैं मीटर में मेजर करूं चाहे सेंटीमीटर में मेजर करूं, ये पेन की लेंथ तो उतनी रहेगी जितनी है। यूनिट चेंज करने से ये फिजिकल क्वांटिटी इसकी लेंथ है वो चेंज तो नहीं होगी, क्लियर। We know that the magnitude of quantity remains the same whatever may be the unit of measurement। मेजरमेंट की यूनिट चाहे जो मर्जी हो जाए, जो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, ठीक है। अगर मैं U1 और U2 को 2 यूनिट ले लेता हूँ सेम फिजिकल क्वांटिटी के Q के, और N1 N2 उनकी रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है, तो मैं फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, पहले यूनिट पहली न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरे यूनिट दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर देखो, अगर U1 बड़ा हो तो N1 छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल है, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। अगर U1 छोटा हो जाएगा तो N1 बड़ा हो जाएगा, अगर U1 बड़ा हो जाएगा तो N1 छोटा हो जाएगा, ठीक है। इफ U1 इज ग्रेटर देन U2 देन N1 इज लेस देन N2। इसका मतलब क्या हुआ, बिगर यूनिट कंटेन स्मॉलर नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब अगर यूनिट बड़े होंगे तो नंबर ऑफ टाइम्स
स्मॉलर हो जाएंगे। जैसे लेंथ ऑफ पेन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.12 मीटर। यूनिट बड़ा हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। यूनिट छोटा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाती है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, द बिगर यूनिट कंटेन स्मॉलर नंबर ऑफ टाइम्स इन द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन। तो फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख देना है, एग्जाम्पल भी। ठीक है, अब इसको भी आप द मेजरिंग प्रोसेस में ही लिखना है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आर्टिकल आपने लिखना है। थैंक यू सो मच मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना। ऑल द बेस्ट।